Hi learners, welcome to Learner Garage. I am Sachin presenting the third part of general knowledge series. The questions taken in this video are moderate to advanced level questions and they are very lucrative. Okay, they are very lucrative for any competitive exams. Okay, so वीडियो तो में लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड say your valuable comment about the video. Okay, so let's start the video. Now the first question, in 3070 the Timurud Empire made up of which of the country और कंट्रीज़. ओके 1370 में जो तिमरुद साम्राज्य था किन देश या देशों से मिलकर बना था, आपको मेनली ये बताना है. ऑप्शंस है इराक, मेसोपोटामिस या तुर्की या ऑल ऑफ दी अबव. ओके तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखा जाए तो अगर इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि डी, यानी कि इराक से भी बना था, मेसोपोटामिया और तुर्की तक भी फैला हुआ था तिमरुद एम्पायर. ओके इसको अगर बात करें कि तिमरुद एम्पायर होता है तो कोई इसको फाउंड करता है तो उनका नाम था तिमूर. ओके इन्हीं के नाम से तिमरुद एम्पायर रखा गया था. क्लियर. और ये 1370 में फाउंड किया गया था जो कि ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है. ओके चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं. ओके जैसे कि हम अभी बात करते हैं यहाँ पे इराक दिया हुआ है. ओके तो इराक का जो कैपिटल है वो है बगदाद. ओके इराक का जो कैपिटल है वो आपका बगदाद. ओके इराक का कैपिटल बगदाद और करेंसी जो है से इराकी दिनार यूज करता है. ओके इराकी दिनार यूज़ करता है. दूसरी अगर बात करें हम मेसोपोटामी क्या होता है. मेसोपोटामी दो नदियों के बीच का जो स्पेस होता है. ओके उसको बोलते हैं हम लोग मेसोपोटामिस. और ये जो दो नदियाँ हैं वो है आपका यूरोफ्रेटस और टिग्रिस, दो नदियों के बीच का एक जगह है मेसोपोटामी जिसको बोलते हैं. ओके तुर्की के बारे में जानते होंगे. तुर्की एक ऐसा कंट्री है जो बोला जाता है कि न तो एशिया में है और ना ही यूरोप में है, ये दोनों के बीच में आता है तुर्की. ओके तुर्की कैपिटल इसका हो गया अंकारा एंड करेंसी लीरा यूज़ करता है. ओके तो इतना सारा हो गया इस क्वेश्चन में, सब माइंड में रखिएगा. नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग मिनिस्ट्री इज नॉट एसोसिएटेड विथ स्कीम बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ. ये क्वेश्चन कितना बार कितने एग्जाम पर जाकर कहा नहीं जा सकता है. ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखते हैं ये सिंपली ये बोलना चाह रहा है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब एक योजना है उसमें कौन कौन सा मिनिस्टर इंक्लूड है, कौन कौन सा मिनिस्टर मिलकर इसको चला रहा है. तो आपका ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ओके यहाँ पे ऑप्शन है कौन नहीं है शामिल. ओके तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका डी है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल जो डेवलपमेंट है वो इसमें शामिल नहीं है. रूरल मतलब गांव के एरिया में. ठीक है तो गांव के एरिया में डेवलपमेंट, उससे इसको कोई मतलब नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से. ओके चलिए कोई बात करते हैं. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर एचआरडी मिनिस्टर अभी हैं आपके रमेश पोखरियाल निशंक. ओके ये हैं. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अभी आपके हैं स्मृति जुबिन ईरानी. ओके स्मृति जुबिन ईरानी. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है आपके डॉक्टर हर्षवर्धन. ओके तो ये सब चीज़ कुछ कुछ हैं अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये आपके नरेंद्र सिंह तोमर. ओके नरेंद्र सिंह तोमर इज़ द करेंट मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट. ओके चलिए इस योजना जो है इसको लॉन्च किया गया था आपको 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से क्यों. अगर हम बात करते हैं चाइल्ड रेशियो की. ओके तो 0 to 6 ईयर्स अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो जनगणना हुआ था 2001. ओके 2001 में यहाँ पे 927 था गर्ल का रेशियो, यानी कि पर 1000 बॉयज़ पर 927 लड़कियाँ थी. लेकिन 2011 में जब सेंसस हुआ तो वहाँ पे मात्र 918 बच गए, यानी कि जो रेशियो है वहाँ पे चाइल्ड रेशियो बहुत कम था, इसीलिए वहाँ से शुरू किया गया था. ओके अब 22 जनवरी को क्यों, 22 जनवरी को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है. इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 22 जनवरी को. दैट इज़ वाई द योजना कॉल्ड बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ वाज इनिशिएटेड. ओके ऑन दैट डे. क्लियर. एंड ऑब्वियसली दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी. ओके दैट्स इट. नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं. नाउ निम्न पदार्थों को उनके सूत्र के साथ मिलान कीजिए. ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको ऐसे मेनली यहाँ मिलान करना है कि कौन कौन है. सबसे पहले देखते हैं क्वार्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कैडमियम नाइट्रेट और फॉर्मिक एसिड. इसको मैच करना है. यहाँ से देखिए अगर सबसे पहले अगर फॉर्मिक एसिड अगर 10th क्लास में थोड़ा बहुत सीरियस है तो आपको पता होगा कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH होता है.
एसिड है, एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्या होता है आपको मालूम होगा, COOH, ओके एसिड। तो इसको देख कर भी पता किया जा सकता है कि हाँ एसिड है तो COOH आएगा, तो फर्स्ट के साथ इसका चला गया। अगर हम सेकेंड की बात करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड होता है, ओके एंटासिड क्या होता है भाई, एंटासिड जब हम लोग कोई चीज़ खाना खाते हैं तो जनरली खाना नहीं खाते हैं तो पेट में जो बहुत सारा जो हमारा जो उदर है या पेट कहते हैं हम लोग, वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है, ओके। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाता है, तब हम लोग को क्या हो जाता है, वहीं से एसिडिटी हो जाता है, ओके। तो उसी को हटाने के लिए या कम करने के लिए कह सकते हैं कि हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज एंटासिड यूज़ करते हैं, ओके। एंटासिड मतलब अम्ल के इफेक्ट को कम करना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो हो गया आपका हो गया MgOH का हॉल 2, ओके। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कैडमियम नाइट्रेट, कैडमियम का अगर सिंबल आपको याद हो, ओके कैडमियम का अगर सिंबल आपको याद होगा तो कैडमियम का क्या होता है CD। तो यहाँ से अगर कैडमियम नाइट्रेट को अगर मैच किया जाएगा तो CdNO3 का आ गया और क्वार्ट्ज बन गया एक बार SiO2, ओके। तो यहाँ से ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओके ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, ओके। तो यहाँ से हो गया। चलिए बात करते हैं फॉर्मिक एसिड जो है एक कॉमन नेम है, ठीक है। इसका जो IUPAC नेम है HCOOH का, ये है आपका मिथेनोइक एसिड, क्या जी मिथेनोइक एसिड है इसका IUPAC नेम, ओके। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में आप लोग तो यहाँ पे देख लिया कि MgOH का हॉल 2 यूज कर सकते हैं। एक बेस है ना, बेस मतलब क्षारक पढ़े होंगे। और क्षारक होता है एक अल्कली। तो अल्कली क्या होता है, अल्कली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है, यानी कि जो भी बेस, ठीक है, वाटर में सोल्यूबल होता है, जो भी बेस वाटर में सोल्यूबल होता है उसको अल्कली कहते हैं। तो सो वी कैन से दैट ऑल द अल्कलीज आर बेस बट ऑल द बेसेस आर नॉट अल्कलीज, यानी क्योंकि अल्कली क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, बेसिस जो सोल्यूबल होता है उसको अल्कली कहते हैं, क्लियर। तो जितने भी अल्कली होते हैं बेस होते हैं, बट जितने भी बेस होते हैं वो अल्कली नहीं होता है, ओके। क्षारक होता है इन लोग का हिंदी, ठीक है, इसका क्षारक और इसका क्षार। चलिए फॉर्मिक एसिड अगर बात करें तो फॉर्मिक एसिड जो है जो रेड एंट होता है या फिर नॉर्मल एंट भी होता है, हनी भी होता है जो हम लोग बोलते हैं। अब एक नेटल प्लांट होता है, ओके NETTLE, ओके नेटल प्लांट जो होता है उसके भी जो डंक होता है उसमें भी पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, ओके। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज एंटासिड आप यूज किए, आप एज एंटासिड एक और सब्सटेंस को यूज कर सकते हैं NaHCO3, दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोला जा सकता है। यह एक क्षार है, ठीक है, एक बेसिक नेचर का है, ऐसे तो एक साल्ट है लेकिन ये बेसिक नेचर का है, ओके। तो इसी तरह हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। तो सो दैट्स इतना हो गया इसके लिए, और नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं। इनमें से कौन सा भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र नहीं है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत सारी चीज़ होता है जैसे कि नेशनल पार्क देखे होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखे होंगे और बायोस्फीयर रिजर्व देखे होंगे, ओके। नेशनल पार्क जो होता है वो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है उससे थोड़ा सा कम रिस्ट्रिक्ट होता है, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है मतलब बहुत कम रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, यानी कि नेशनल पार्क इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया एंड नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी अलाउड देयर, ओके। नाउ तो देखते हैं नोकरेक नेशनल पार्क होगा आपका कि दच्चीग्राम है कि सुंदरबन है कि मानस है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व कौन नहीं है, यह दच्चीग्राम बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ओके। ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है दच्चीग्राम, ओके। चलिए दच्चीग्राम बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, तो आखिर बायो है क्या, तो जब बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दच्चीग्राम, ओके। दच्चीग्राम जो है से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओके। आगे बढ़ते हैं नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क ये जो आपका है मेघालय में पाया जाता है, ओके। नोकरेक नेशनल पार्क जो है मेघालय में पाया जाता है। आपका जो वेस्ट गारो हिल्स है, वेस्ट गारो हिल्स नाम सुने होंगे ना, गारो खासी और जयंतिया हिल्स, वो मेघालय में पड़ता है, तो वहीं पे आपको वेस्ट गारो हिल्स में आपको नोकरेक नेशनल पार्क मिल जाएगा। सुंदरबन आपको डेल्टा आप सुने होंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ओके। तो ये जो सुंदरी जो है वहाँ सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा सुंदरबन नेशनल पार्क। एक है मानस, ठीक है। तो मानस रिवर के जो है से नाम पर पड़ा है उसका मतलब जो नेशनल पार्क है उसका नाम, ठीक है। वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, आसाम में पड़ता है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं। अच्छा जो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में है, गंगा नदी के जो वहाँ पे तट है वहाँ पे सुंदरी ट्री पाया जाता है, उसी के नाम पर उसका सुंदरबन रखा गया है, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, जिसमें 11 ठो क्या है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक ना, मैप का नेटवर्क का पार्ट है, 11 ठो, ओके। चलिए तो इतना सारा हो गया नेशनल पार्क के बारे में। अब नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं।
द रॉक व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड। मैग्मा का जो ठंडा होता है उससे कौन सा रॉक बनता है? ओके, दिस आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, रॉक साल्ट, सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्नियस रॉक। यहाँ से जो बनता है वो बनता है इग्नियस रॉक्स के बारे में। इग्नियस रॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैग्मा जो देखे होंगे कि लावा जैसा जो निकल के आता है, तो उससे जो रॉक बनता है, ओके, तो हम इग्नियस रॉक के बारे में बोलते हैं। तो रॉक जनरली 3 तरह का आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे। इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। मेटामॉर्फिक रॉक एक ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है, जैसे कि आप लोग मार्बल का एग्जांपल देखे होंगे, तो मार्बल जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक एग्जांपल है। सेडिमेंट्री वगैरह का जो एग्जांपल है, सेडिमेंट बनता है, धीरे धीरे विदरिंग होता है, उस पर सेडिमेंट बनता है, तो उस तरह के जो रॉक बनता है उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है इग्नियस रॉक, यानी कि मैग्मा जब ठंडा होगा, यानी कि जब कूल होगा, जब ज्वालामुखी फटता है ना, विस्फोट होता है, तो उसके बाद जो लावा निकलता है, ठीक है, तो उसके बाद जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं यही सेडिमेंट इग्नियस रॉक बनता है। क्लियर? ठंडा होने के उपरांत। कुछ इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल देखिए, एंडेसाइट है, बेसाल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डोइराइट देख सकते हैं, ग्रेनाइट वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेनाइट देख सकते हैं। यहाँ से पुमाइस पत्थर, पुमाइस पत्थर इसका डेंसिटी वाटर से भी कम होता है, पानी में तैरता रहता है। ओके, और एक है यहाँ पे देख ले सकते हैं टॉप वगैरह है, सब कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट, प्यूमाइस और डियोराइट, बेसाल्ट, एंडेसाइट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इग्नियस रॉक्स है। ओके, नाउ जब किसी कोशिका को हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है, यानी कि व्हेन द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज हाइपरटोनिक, यानी कि सेल के चारों अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो तो सेल क्या होगा, सेल जो होता है से क्या होता है, सिकुड़ जाता है उसके इसमें। स्वेल अप मतलब फूलता है, कि रिमेन सेम, कि श्रिंक करता है, कि नॉन ऑफ द एबव, नोटा। ओके, तो ये श्रिंक करता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना। देखिए आखिर होता क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है हायर सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि उसमें सॉलिड की मात्रा ज़्यादा होता है, सॉलिड की मात्रा ज़्यादा होता है सॉल्वेंट की तुलना में। ओके, तो उससे क्या होता है, तो जब प्लांट सेल को रखा जाता है सॉल्यूशन में, तो वाटर जो होता है, ठीक है, वो मूव्स होता है इनसाइड टू आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो सेल के अंदर से जो वाटर होता है, ओके, वो बाहर में मूव करता है, तो सेल क्या होगा, ऑटोमेटिकली श्रिंक कर जाता है। ओके ओके, तो यही चीज़ होता है। ओके, जब हाइपरटोनिक विलियम रखा जाता है तो सेल क्या होता है, इससे वाटर लॉस होता है बाहर सराउंडिंग तरफ। अब जब वहाँ से वाटर लॉस होगा तो इस सेल का जो साइज है ऑटोमेटिकली डिक्रीज करना ही है। ओके, यही सारा है। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट वगैरह का। तो सॉल्यूट होता है और प्लस अगर सॉल्वेंट अगर मिल के बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट, तो जाके आपका सॉल्यूशन बनता है। क्लियर? ओके, तो ये सारी चीज़ होते हैं, तो याद रखिएगा। अब कोशिका के बारे में बात आया है, ये कोशिका का जो खोज हुआ था, ठीक है, 1665 में हुआ था। ओके, 1665 में हुआ था। अब कोशिका होता है तो उसमें एक न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस होगा ही, और न्यूक्लियस का खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। ओके, रॉबर्ट ब्राउन। ये हम बात कर रहे हैं इस कोशिका जो हम लोग का जो सेल में पाया जाता है उसका कोशिका की बात कर रहे हैं, उसके न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउन। ओके, जो हम लोग एटम पढ़ते हैं ना, जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका खोज किए थे रदरफोर्ड। ओके, तो वो याद रखिएगा, इससे कन्फ्यूज नहीं करना है। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो किए थे रॉबर्ट ब्राउन खोज। ओके, दोनों कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। ओके, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज श्रिंक, यानी कि कोशिका श्रिंक कर जाएगा जब हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाएगा, क्योंकि उसमें सॉलिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है सॉल्वेंट की अपेक्षा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन मैच द क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कि जो वाटर टरबाइन है, बैरोमीटर है, पीएच स्केल है और लेजर है। लेजर क्या होता है, लेजर जो होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, एक तरह से रेडिएशन के आधार पर काम करता है। रेडिएशन क्या होता है एक्चुअली समझ लेते हैं। लेजर, लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, तो स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है, यहाँ से जो लाइट होता है वो रेडिएशन के थ्रू जाता है। ओके, उसी को लेजर लाइट बोलते हैं हम लोग। ओके, तो रेडिएशन क्या होता है, जो सन से लाइट आता है, ठीक है, तो वो रेडिएशन से आता है। तो रेडिएशन एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कि एक प्रोसेस होता है जिसको लाइट को ट्रेवल करने के लिए आपका जो है से कोई मीडियम की आवश्यकता है ही नहीं। जैसे कि आप लोग साउंड की बात कर रहे हैं, तभी मैं बोल पा रहा हूँ, तो एयर मीडियम है, ठीक है, अगर एयर मीडियम नहीं रहता तो मेरा आवाज़ जाता ही नहीं हमारे जो माइक्रोफोन लगा हुआ है उस तक। ओके, तो एयर के चलते मेरा साउंड जा रहा है, लेकिन जहाँ एयर भी नहीं होता है वहाँ से भी लाइट ट्रेवल कर लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि रेडिएशन के थ्रू काम हो रहा है। ओके ओके, तो 3 तरह का होता है, कंडक्शन होता है और कन्वेक्शन होता है और एक रेडिएशन होता है। तो ये जो सन का लाइट आता है वो रेडिएशन से होता है। तो जो लेजर होता है ये रेडिएशन के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो वाटर टरबाइन के बारे में आप लोग जानते हो कि वाटर टरबाइन आखिर होता क्या है। ये जो होता है वाटर टरबाइन, उसमें इससे बिजली बनाया जाता है मेनली। ठीक है, यहाँ पे इसका जो रिवर होता है वहाँ पर टरबाइन लगा दिया जाता है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको हार्नेस किया जाता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। दूसरा बैरोमीटर है, बैरोमीटर जो है
प्रेशर को नापता है। पीएच स्केल आपको मालूम होगा कि किसी भी जो सॉल्यूशन होता है या विलियन होता है उसमें उसका एसिडिटी या बेसिसिटी को मापता है, यानी कि कोई एसिडिक है या बेसिक है उसको मापता है पीएच स्केल। अब एक है लेजर, ओके, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो हमको मेनली बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले बैरोमीटर के बारे में हम देखते हैं। तो बैरोमीटर जो आपको देखिए ऑप्शन को अगर टिक लगाना है तो जो आपको याद है उसको कर लिया कीजिए। बैरोमीटर का हम लोग बात करें तो यहाँ पे टोरसेली, ठीक है, तो बैरोमीटर का टोरसेली है, ओके। पीएच स्केल का अगर हम बात करें तो एस सोरेनसन इसका पीएच स्केल का है, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं लेजर का तो यह टीएच मैमन, और टर्बाइन की बात करते हैं तो यह बिवन फोरमैन, ओके। तो यहाँ से अगर देख देते हैं बिनवाइट फोरी योर्न, ओके। तो ए आपके हो गए 4 ऑप्शंस। तो यहाँ से देखेंगे ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस तरह से आपके ऑप्शन बी जो है से सही आंसर मिल जाता है। क्लियर, चलिए तो यही सारा है। पीएच स्केल के बारे में बता दिया ना। पीएच स्केल जो है से किसी भी सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन, तो उसको पता करना है कि एसिडिक है कि बेसिक है, उसी के लिए पीएच स्केल होता है। 0 to 14 तक इसमें कैलिब्रेटेड होता है मार्क, ठीक है। 0 बताता है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, और इधर बेसिक नेचर का बताता है। जो हमारा HCl होता है उसका जो क्या बोलते हैं पीएच वैल्यू होता है लगभग कह सकते हैं कि 0 के आसपास होता है, ओके, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो हमारा बेस होता है NaOH वगैरह, ठीक है, उसका जो होता है 14 के आसपास होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका पीएच वैल्यू 14 होता है। जो शुद्ध जल होता है यानी कि जो डिस्टिल वाटर कह सकते हैं या प्योर वाटर कह सकते हैं उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। नींबू का 2.4 होता है, ओके। और जो हमारा बॉडी होता है उस 7 से 7.8 पीएच रेंज के बीच वर्क करता है। जो एसिड रेन होता है, ठीक है, उसमें उसका पीएच वैल्यू 5.6 हो जाता है। जो माउथ का पीएच होता है दंत क्षय जिसको बोलते हैं टूथ देखिए, उसमें 5.5 हो जाता है। क्लियर, तो ये सारे कुछ है। अच्छा, ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है 7.4, ओके। जैसे कि बता चुका कि ह्यूमन जो बॉडी है 7 to 7.8 के बीच वर्क करता है। तो इसमें बहुत सारा ऑर्गेन जितने भी होते हैं अलग अलग पीएच होता है, तो हम ब्लड की बात कर रहे हैं 7.4 होता है, ओके। Which substance is used as एंटी नॉकिंग एजेंट, ओके, ऑफ कार। चलिए इनमें से कौन सा पदार्थ जो पेट्रोल में होता है एंटी नॉकिंग के रूप में यूज किया जाता है? इथाइल अल्कोहल, ब्यूटेन, व्हाइट पेट्रोल या टेट्रा इथाइल लेड, ओके। तो इसमें जो एंटी नॉकिंग के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये टेट्रा इथाइल लेड है, ओके, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। टेट्रा इथाइल लेड CH3 CH2 पावर 4 Pb, यह है टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा मतलब 4, मोनो होता है ना, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस तरह से 4 को टेट्रा बोलते हैं, ओके। तो एंटी नॉकिंग के रूप में टेट्रा इथाइल लेड यूज होता है। इथाइल अल्कोहल क्या होता है? इथाइल अल्कोहल जो होता है CH3 CH2OH होता है, ओके। ये OH फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना होता है, यानी कि एक तरह का अल्कोहल है। जो कॉमन अल्कोहल है ना, दारू, वही है इथाइल अल्कोहल, ओके। इसको सिंपली अल्कोहल ही बोलते हैं। और इसका जो अभी बायोडीजल की बात होता है तो बहुत सारा चीज़ का यूज किया जाएगा, तो अभी बनेगा, देखिए इससे ईंधन के जैसा भी यूज होता है अल्कोहल, क्योंकि इसका अगर बर्न कीजिएगा ना, जो अल्कोहल है CH3 CH2OH, इसका अगर बर्न कीजिएगा यानी कि जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा, यानी कि एक फ्यूल की तरह भी यूज होता है। ब्यूटेन के बारे में आप लोग जानते हैं, जो ब्यूटेन होता है वो क्या होता है? LPG में यूज होता है। क्या होता है? LPG में यूज होता है। और LPG में एक और चीज़ यूज होता है, मतलब LPG का मेन कंटेंट है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है, उसका जो मेन कंटेंट है वो ब्यूटेन ही है, ओके। LPG उसमें एक मिथाइल मर्केंटम C2H6S, ओके, या C2H5S होता है, वो मिलाया जाता है। इसको इथाइल मर्केप्टन बोलते हैं। इथाइल मर्केप्टन क्या होता है भाई? जैसे कि LPG जो होता है ना, जनरली जो ब्यूटेन, उसका कोई गंध होता ही नहीं है। तो अगर सिलेंडर लीक कर जाए, गंध होता नहीं है लेकिन आग लग सकता है, तो जब इसका गंध नहीं होता है तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इस लीक हुआ है? तो इसके लिए जो है इसको इथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है, ताकि अगर लीक हो तो आदमी को पता चल जाए, ओके। तो इसके साथ ये मिलाया जाता है। और एक वाइट पेट्रोल को ZnSO4 को बोलते हैं, वाइट पेट्रोल, ओके, वाइट पेट्रोल। और ब्लू पेट्रोल बोलते हैं CuSO4 को, ओके, जिसको नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। मलेरिया का कौन सा परजीवी भारत में लगभग 65% मलेरिया का कारण है? मलेरिया एक बहुत वाइड स्प्रेड बीमारी है, बहुत प्रॉब्लमेटिक बीमारी है बेचारा। तो देखते हैं कि जो मलेरिया में 65% जो है वो किसके चलते होता है। तो यह P. या P. मलेरी, P. फाल्सिफेरम या P. ओवेले। तो हम लोग यहाँ जो देखते हैं इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो P. है, ओके, P. 65% जो मलेरिया होता है भारत में, उसमें 65% का कारण यही है प्राणी P. ओके, यही।
देखते हैं P5X इज 5 स्पेसीज, इसका 5 गो स्पेसीज है, एक नहीं है, इन लोग 5 ठो मिलकर पूरा आतंक मचा कर रखा है। ये प्लाज्मोडियम से होता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। ओके, हम लोग जानते हैं कि जो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो प्लाज्मोडियम है, और जो मादा एनाफिलिस, जो फीमेल एनाफिलिस जो मॉस्किटो है उसको ये लेकर उड़ती है। ओके, इतना सारा हो गया। P5X इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं हम। लिम्स ऑफ द फ्रॉग, बर्ड्स, ह्यूमन्स एंड लिजार्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। मेढक जो है, पक्षी, आदमी और छिपकली के पैर के बारे में बात कर रहे हैं, किसका उदाहरण है? होमोलोगस ऑर्गन, एनोलोगस या होमोलोगस या हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस है सॉरी, और ये होमोलोगस है। होमोलोगस, एनोलोगस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ऑर्गन के एग्जाम्पल बताना है। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखिए इन लोग का जो मेढक हो, पक्षी हो, आदमी हो, छिपकली हो, ठीक है, क्या है, उनका जो ओरिजिनेशन है वो सेम है, लेकिन जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐसा ऑर्गन होता है उसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। क्या बोलते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। जैसे मेढक है, पक्षी है, आदमी है, ये सब किसका है? ओरिजिन इन लोग का सेम है लेकिन फंक्शन अलग है। जैसे मेढक की बात कीजिएगा तो तैरने के लिए, पक्षी उड़ने के लिए, आदमी अपना चलने के लिए, छिपकली दीवार पर रेंगने के लिए यूज करता है। ठीक है, तो ओरिजिनेशन तो सेम है लेकिन फंक्शन इन लोग का डिफरेंट है। तो ऐसा ऑर्गन को होमोलोगस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। और एक जस्ट इसका एनोलोगस होता है, यानी कि ओरिजिन डिफरेंट होगा और फंक्शन सेम होगा। ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम, तो उसको हम लोग बोलेंगे एनोलोगस ऑर्गन। तो यही सारा हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ओलंपिक में पहली बार महिलाओं के लिए कौन सा खेल शुरू किया गया था? देखते हैं। ओलंपिक है उसमें सबसे पहले जो है से शुरू किया गया था बैडमिंटन या गोल्फ या वॉलीबॉल या जिम्नास्टिक। ओके, तो देखिए जो है से यहाँ पे जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका गोल्फ। ओके, गोल्फ इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओलंपिक में पहली बार महिलाओं को लिए गोल्फ शुरू किया गया था। ओके, चलिए अब कुछ बात करते हैं ओलंपिक का। जो मॉडर्न ओलंपिक शुरू किया गया था 1894 से शुरू किया गया था। ओके, ग्रीक का कैपिटल एथेंस में शुरू किया गया था। ओके, तो याद रखिएगा। और ओलंपिक को जो खेलों का महाकुंभ कहा जाता है, ओलंपिक को खेलों का महाकुंभ कहा जाता है। और ओके, चलिए, और फादर ऑफ ओलंपिक बोला जाता है पियरे डी कुबर्टिन को फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक या ओलंपिक कह सकते हैं। क्लियर? चलिए, जो क्या जब 1894 में स्टार्ट हुआ, ओके, तो 1896 में जब स्टार्ट हुआ था, क्या तुरंत जो है से वुमेन को पार्टिसिपेशन मिल गया? नहीं, 1900 में इन लोगों को पार्टिसिपेशन मिला था लॉन टेनिस से। ओके, एंड गोल्फ शामिल किया गया और उस समय वुमेन का पार्टिसिपेशन हुआ। ओके, चलिए बात करते हैं। तो इसका आंसर तो गोल्फ हो गया। अब बात करते हैं 2020 ओलंपिक होना था जापान कैपिटल टोक्यो में, जो कि तो हुआ नहीं कोविड के चलते। अब इस वर्ष देखिए अगर हो सकता है होगा ही। और 2024 में पेरिस में प्रस्तावित है और 2028 जो है कतर में होगा, कतर, दोहा। ओके, तो 2024 में पेरिस और 2028 में कतर। तो ये सारा हो गया। वॉलीबॉल के बारे में जानते होंगे, जिम्नास्टिक के बारे में जानते होंगे। तो ये सारे हो गए इस क्वेश्चन का आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ग्लेशियर के बारे में बात कर रहा है। ग्लेशियर क्या होता है? जब बर्फ़ फिसलता है तो उसको ग्लेशियर के नाम से हम लोग जानते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, ड्रांग ड्रुंग ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर या सफद ग्लेशियर। तो ये सब कुछ ग्लेशियर है इंडिया का। तो उसमें जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर आप लोग जानते होंगे कि जो सियाचिन बैटल फील्ड है हमारा इंडिया का, जो बैटल फील्ड है सियाचिन ग्लेशियर, वो विश्व में सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यही है, इसके बारे में डायरेक्ट याद रखिएगा। सियाचिन ग्लेशियर है, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। ठीक है, ड्रंग भी जो है से जम्मू कश्मीर में है। साफत भी ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में ही है। और गंगोत्री ग्लेशियर जो है आपका उत्तराखंड में पड़ता है, जहाँ से गंगा नदी निकलती है 2510 किलोमीटर ट्रेवल करते हुए। इंडिया के 5 स्टेट को कवर करती है गंगा नदी। ओके, यही ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री से। ओके, इंडियन बोर्न शिवा अदुरई, देखिए जो इंडिया में जन्मे हुए जो शिवा अदुरई हैं वो किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं आपको बताना है। ठीक है, तो इसका ईमेल है, कीबोर्ड है, इंटरनेट है या माउस है, इसके बारे में बताना है। तो ये जो है से ईमेल के इन्वेंशन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक इन्वेंशन होता है, एक डिस्कवरी होता है, दोनों में डिफरेंस मालूम होगा। इन्वेंशन मतलब होता है अगर कोई चीज़ आप अपना दिमाग लगा के निकाले, कोई चीज़ बनाए, जैसे बल्ब का डिस्कवरी, वो एडिसन जो है अपना दिमाग लगाए और बल्ब को बना दिए, तो उसको इन्वेंशन बोलेंगे। डिस्कवरी क्या होता है? ठीक है, डिस्कवरी एक ऐसा चीज़ होता है जो पहले से था, बस तुमने कुछ किया नहीं, बस खोज दिया।
ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, चंद्रमा की खोज हो गया, बहुत सारा ग्रह की खोज हुआ, तो उसका जो है डिस्कवरी होता है, इन्वेंशन नहीं होता। इन्वेंशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू थिंग, बट इफ अ थिंग दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट एंड यू हैव ओनली फाउंड दैट थिंग, इट इज कॉल्ड डिस्कवरी। ओके, तो यही सारा है। तो ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए थे शिवा अय्युदुरई, ये इंडियन थे। चलिए ईमेल कीबोर्ड के अगर हम बारे में बात करें तो कीबोर्ड को पता है बहुत सारा जो स्टैंडर्ड वर्कर कीबोर्ड होता है, बहुत सारे 100+ इसमें जो मतलब बटन्स होते हैं। ओके, इंटरनेट होता है और माउस। चलिए सबका कुछ कुछ जो आविष्कारक हैं उनके बारे में बताता हूँ। जैसे माउस है, ठीक है, तो इनका जो है उनका है डगलस इंजलबर्ट नाम है, डगलस इंजलबर्ट। इंटरनेट का डॉक्टर विंट सर्फ नाम है। और जो कीबोर्ड है उनका नाम है, जो आविष्कारक हैं कीबोर्ड का, वो है क्रिस्टोफर लाथम सोल्स, क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। ओके, रिपीट कर दे रहा हूँ। माउस का है डगलस इंजलबर्ट, इंटरनेट का है डॉक्टर विंट सर्फ या विंट सर्फ बोल सकते हैं, और कीबोर्ड का है आपका क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। ओके, और ईमेल का हो ही गया शिवा अदुरई। ओके, एक क्वेश्चन होता है कि जो सबसे पहले जो मोबाइल कंपनी थी, ओके, कौन थी मोबाइल बनाने वाली, तो थी मोटरोला। ओके, मोटरोला जो था, ओके, पहला मोबाइल कंपनी था जो कि एक मोबाइल फ़ोन को बनाया था। ऐसे मोबाइल तो बहुत पहले से टेलीफोन चलते आ रहा है, टेलीफोन के बारे में आप लोग जानते होंगे। ग्राहम बेल के बारे में, वही टेलीफोन के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। तो उन कहा जाता है कि मतलब उनकी जो गूंगी थी, सुन नहीं सकती थी या सब बोल नहीं सकती, ऐसे कोई थी, तो इसीलिए वो आविष्कार किए थे। एग्जैक्टली रिमाइंड में नहीं, आई थिंक बहरी थी। ओके, उनकी मम्मी या शायद पत्नी, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ऐसा ही कुछ है, तो देखते हैं। तो थे आपके ग्राहम बेल। ओके, चलिए, तो ये हो गया इसके लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड एबव द सी लेवल इंडिया इज इन, बताना है कि जो हाईएस्ट ग्राउंड है सी लेवल से, ओके, वो कौन सा जगह पे है। तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या आसाम। ओके, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में भारत का समुद्र तल से सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। ओके, तो इसका नाम है चाइल क्रिकेट ग्राउंड। क्या नाम है? चाइल क्रिकेट ग्राउंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 7500 है एबव द सी लेवल। देखिए हम लोग बात करते हैं जैसे तो हमारा जो ज़मीन होता है, ओके, वो कभी उबड़ खाबड़ होता है, मतलब इवेन नहीं होता है, अनइवेन होता है, कहीं ऊंचा है, पठार है। तो हम लोग जब कभी भी कोई भी चीज़ का हाइट नापते हैं तो वहाँ से सी लेवल से नापते हैं कि सी क्या होता है, समुद्र का पानी कभी घटता बढ़ता नहीं है, जनरली ऐसा कहा जाता है। तो कोई भी हाइट को हम लोग सी लेवल से लेते हैं। यही कारण है कि कहीं भी आपको सी लेवल लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका रीज़न एग्जैक्टली यही है कि जो ज़मीन है वो कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं गड्ढा है, तो कहीं पहाड़ है, तो हम लोग कहाँ से नापेंगे भाई? तो हम लोग सी लेवल से लेपेंगे, ताकि हम लोग का डिस्टेंस पता चलता रहे कितना है। ओके, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। चलिए अब क्रिकेट की बात करते हैं। तो क्रिकेट का गॉड या ऑब्वियसली जो है से सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है, आप लोग जानते हैं। और क्रिकेट भारत में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, उसने जीता 1983 में और 2011 में। ओके, हम लोग T20 वर्ल्ड कप 2007 चैंपियन ट्रॉफी भी जीत चुके हैं। ओके, महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टनसी में। और जो क्रिकेट सबसे पहले जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट हुआ था। विश्व में सबसे बड़ा जो मतलब कैपेसिटी के आधार पर बता सकते हैं कि जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है मोटेरा के क्रिकेट स्टेडियम, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका कैपेसिटी 110 की है। 110 की मतलब पता है ना, 1000 होता है, कर लेना, 1,10,000 आ जाएगा। तो बहुत सारे इसका कैपेसिटी है बैठने का। प्रीवियस जो क्या बोलते हैं रिकॉर्ड था वो MCG का था, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। मेलबर्न जी ही कैप जो है से पड़ता है उसमें। लेकिन मेलबर्न जो है से मेलबर्न या सिडनी ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबेरा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, करेंसी ऑस्ट्रेलियन दिनार है। तो इस सब कुछ बात हो गया क्रिकेट के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें। चलिए, ये भी एक तरह से मैच द करेक्ट ऑप्शन ही है। तो देखते हैं, मैच करते हैं इसको। सन का एनर्जी, अगर सन की बात करते हैं तो एक जनरली जो कन्फ्यूजन होता है ना, एक होता है फिजन। क्या होता है? फिजन, FISSION, फिजन। एक होता है फ्यूज़न। तो फिजन मतलब एक्चुअली याद रखना, फिजन मतलब टूटना होता है। फिजन मतलब टूटना, फिज कर गया, टूटना, तो ये टूटना होता है। और फ्यूज़ मतलब होता है जुड़ना।
ओके। तो ये होता है टूटना, ये होता है जोड़ना। तो सन में एक्चुअली होता क्या है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का एटम बनाता है, और हीलियम का जब एटम बनाता है तो इससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, तो सन का जो एनर्जी का जो सोर्स होता है ना, वो है आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो ये आपका फ्यूज़न हो गया। ओके, देखते हैं। फिर है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं, यानी कि कोई वस्तु अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, इसी को तो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया जो भी वो तीन तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। चलिए, अब सबमरीन्स का प्रिंसिपल और किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ये 10 तक तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर 12 अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि किरचॉफ्स का फर्स्ट और सेकंड लॉ क्या है। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के आधार पर है। ओके, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ऑलरेडी बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है, और जो सबमरीन होता है वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ओके, तो आपका राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे एस, यहाँ पे एस मैंने ले लिया है, तो राइट ऑप्शन हो गया एस। ए का 4, बी का 3। ओके, और सबमरीन जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर कार्य करता है, और किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ भी है ना, सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये भी याद रखिएगा। किरचॉफ का सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सन्स एनर्जी is based on nuclear fusion, law of inertia is first law of motion and आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर सबमरीन बेस्ड है। ओके, सबमरीन पनडुब्बी के बारे में बात करते हैं हम लोग। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बोला जाता है कि जब कोई वस्तु को द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है तो उसके भार में एक आभासी कमी आ जाती है, जो कि वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। ओके, एक आर्किमिडीज से रिलेटेड एक वर्ड है यूरेका। यूरेका मतलब होता है मैंने पा लिया है, 9th क्लास के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा देखने को। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं हम। ओके, लोक अदालत का निर्माण किस कानून के तहत किया जाता है। पहले लोक अदालत होता क्या है भाई। देखिए, लोक अदालत एक ऐसा होता है जैसे कि कोई बर्डन बहुत बड़ा एक देखते हैं कि लोग आदमी जेल में गया, उस पर केस हुआ, मुकदमा जब आदमी मर जाता है तब तक खुलता है। इंडिया में ऐसा ऐसा केस भी देखने को मिला है, आदमी मर गया उसके बाद जो है उसका केस खुल रहा है। तो बेचारे लोग, अगर कोई इनोसेंट पर्सन है और वो जेल में चला गया तब तो उसका ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद है। ओके, उसका केस खुलने में तो उसका जीवन ही निकल जाएगा, और जब पता चला कि वो इनोसेंट है तब तक वो मर गया होगा। तो अजीब हाल है यहाँ पे, इसीलिए जो है से कोई फास्ट ट्रैक अदालत या लोक अदालत ऐसे किया जाता है। ओके, तो इसीलिए है। तो ये जो है से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट है, कि आर्बिट्रेशन ऑफ एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट है, कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट, किसके तहत इसका निर्माण किया जाता है। तो ये आपका है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। ओके, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत लोक अदालत का काम किया बनाया जाता है। इन 1987 में बनाया गया था। द डिसीजन मेड बाय सच कोर्ट्स इज फाइनल, यानी कि अगर डिसीजन दिया है तो फाइनल है। एंड बाइंडिंग टू ऑल, यानी कि सबको एक्सेप्ट करना होगा। नो अपील अगेंस्ट डिसीजंस बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि इसको आप जो है से कहीं जो है से अपील नहीं कर सकते हैं। अगर दे दिया तो फुल एंड फाइनल डिसीजन है, इसका कहना आपको करना पड़ेगा। लोक अदालत ऐसे नहीं बनाया जाता है। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, जो एक शारदा एक्ट है वो कब लाया गया था भाई। तो क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं, जो शारदा एक्ट था वो कब लाया गया था। शारदा एक्ट, और शारदा एक्ट का प्रोविजन क्या था। शारदा एक्ट फालतू में नहीं पूछ रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही से रिलेटेड है शारदा एक्ट। ओके, तो बताइएगा कि शारदा एक्ट कब किया गया था और इस पर क्या क्या प्रोविज़न है। ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछा नहीं आज, मैंने तो बोला था शुरू में कि क्वेश्चन पूछूंगा, बट पूछा नहीं, बेवफा निकल गया मैं भी। देखते हैं आगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द चार धाम यात्रा। अभी चार धाम यात्रा क्या है भाई। चार धाम मतलब छोटा थे तब जब बनवासी हम लोग करते थे तब मम्मी बोलती थी कि चार धाम पूरा माँ के आ गया। चलिए, जो भी हो, तो जो भी है चार धाम यात्रा में कौन कौन शामिल नहीं है बताना है आपको। ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ या वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी शामिल इसमें नहीं है, इसका राइट आंसर वैष्णो देवी है। वैष्णो देवी एक याद रखिएगा त्रिकुटा पहाड़ी पे है, त्रिकुटा पहाड़ी पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। अब जम्मू कश्मीर का तो ऐसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। चलिए क्वेश्चन और बताते हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर है, पहले क्या होता था कि जम्मू का कैपिटल अलग और कश्मीर का कैपिटल अलग, यानी कि गर्मी में कैपिटल होता है अलग, और जो ठंडा में होता है वो कैपिटल अलग होता है। देखो, विंटर कैपिटल और समर कैपिटल भी कहा जाता था जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो इसके बारे में बताइएगा जरा था। 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। और जम्मू एंड कश्मीर का जो संविधान हुआ था 1957 में लागू किया गया था, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। तो ये हो गया आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और वैष्णो देवी। वैष्णो देवी नहीं है तो आखिर बचा कौन? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और एक बद्रीनाथ हो गया। ओके, देख लीजिएगा, बद्रीनाथ हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें 4 धाम, 4 धाम, अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें, यहाँ पे दे दिया है मैंने, अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें, जैसे 4 धाम में तो हो गया, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे थे हम, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से लास्ट स्लाइड में देखिएगा, तो हम 4 धाम यात्रा किसका बात रहे थे? नॉर्थ इंडिया में बात कर रहे हैं, तो उसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आता है। ओके, लेकिन अगर हम ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो उसमें 4 धाम अलग होता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जिसमें देखिए बद्रीनाथ, द्वारका, बद्रीनाथ तो है, पुरी और रामेश्वरम आता है। रामेश्वरम वही प्लेस है जहाँ से APJ अब्दुल कलाम जुड़े हुए हैं। ओके, और वही जगह है जहाँ से राम जी पूजा किए थे, जब लंका में जाना था उनको, समुद्र क्रॉस करना था। ओके, तो यही है, तो याद रखिएगा। और कहा जाता है कि जीवन में जो हिंदू है उसको कम से कम एक बार 4 धाम जरूर यात्रा करना चाहिए। ओके, पुरी, पुरी बहुत फेमस है, आप लोग घूम सकते हैं। पुरी is yet to be visited by me too. So this is the end of video and I hope you enjoyed the video, and I also hope that you have something learned from this video. So optimize to be optimistic to achieve your goal automatic. लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है, और फाइंड अ रीज़न, और उसके पास हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट के साथ पुट कीजिए, और जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो, एंड स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।